हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। अपने लास्ट क्लास में हमने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, ओके। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द रेडियस रेशियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रेडियस रेशियो, इसके नाम से पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है कि रेशियो लिखा है मतलब वो ये एक रेशियो है, ठीक है। किसका रेशियो है? रेडियस का रेशियो है। मतलब कोई भी दो चीज का रेडियस है जिसका रेशियो है, जिसको हम रेडियस रेशियो बोल रहे हैं, ठीक है। वो दोनों चीज क्या है? वो दोनों चीज है रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो रेडियस रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन divided by radius of anion, ओके। रेडियस रेशियो को r स्मॉल r करेंगे और रेडियस ऑफ कैटायन को r से, रेडियस ऑफ एनायन को r है। तो ये है हमारा रेडियस रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया रेडियस रेशियो का फॉर्मूला, लेकिन ये कैटायन, ये एनायन, ये सब चीज क्या है? देखो, ये जो रेडियस रेशियो है वो हमें सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दूसरे कंपाउंड के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। किसके लिए कर सकते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में जो हमारा जो क्या है, जो यूनिट सेल है उसमें कैटायंस एंड एनायंस दोनों रहते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिटली चार्ज आयन रहते हैं, उनका प्लेस अरेंजमेंट एक डेफिनेट अरेंजमेंट रहता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो कौन सी यूनिट सेल में कहाँ रहना चाहिए एनायन को, कहाँ रहना चाहिए कैटायन को, वो सब पहले से मतलब वो सब अरेंज होके रहते हैं। हमें उसी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कहाँ पे रहते हैं कैटायन, कहाँ पे रहते हैं एनायन? जो एनायंस होते हैं उनका साइज कैटायन के साइज से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जो एनायंस का साइज है वो कैटायन के साइज से बड़ा होता है, ठीक। पढ़े हुए हो 11th में, ठीक है। हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सारा चीज हम पढ़े हुए हैं, ओके। अच्छा, तो ये बड़ा छोटा जो है ऐसा अगर है तो वो पैक कैसे होता है? देखो, यहाँ पे जो बड़ा वाला पार्टिकल है, मतलब बड़ा कौन है यहाँ पे? एनायन बड़ा है, वो हमारा क्या करते हैं? वो पैकिंग करते हैं, ठीक है। और बीच में जो वॉइड्स रहते हैं वहां पे कैटायन जिनका साइज छोटा है वो आके वॉइड्स में रहते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मान लो हम क्या लड्डू लाने गए दुकान को, ठीक है। ये लड्डू का एग्जांपल हम पहले भी सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो एटम है या फिर जो आयन है हम सबको हार्ड सॉलिड स्फीयर मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक इजी एक्सप्लेनेशन होगा, एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लड्डू को ही क्या अपना बेस मान के चल रहे हैं, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लड्डू लाने के लिए दुकान में। तो वो पैकेट आ गया, अब वो लड्डू को कैसे रखेगा? ऐसे ऐसे करके एक रो कंप्लीट हो गया, फिर सेकेंड रो में रखेगा, ऐसे रखेगा। जब सारा रो कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे और लड्डू एक लेयर में नहीं रह पाएगा। उसके ऊपर के लेयर में रखोगे तो अलग बात है, ठीक है। एक लेयर में रखेंगे तो और नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो वहां पे अगर एक भी लड्डू नहीं रह पा रहा है और, तो इसका मतलब क्या ये है कि वहां पे बिल्कुल भी जगह नहीं है? जगह है। देखो, अगर ऐसे ऐसे करके लड्डू रखेंगे तो हर जगह के जो कॉर्नर में वॉइड्स रहते हैं, खाली जगह रहते हैं, ठीक है। तो हर जैसे लड्डू हो गया, सबके अंदर अंदर ऐसे कुछ कुछ खाली जगह है। वो खाली जगह है बट वो जगह उतना सफिशिएंट नहीं है कि हम वहां पे और एक लड्डू को रख पाएंगे, ओके। वो अपने अंदर एक लड्डू और एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना स्पेसियस नहीं है, वो जगह है लेकिन वो छोटा सा है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम चाहेंगे वो जो छोटा छोटा जगह है, जो खाली जगह है एटम के मतलब लड्डू के अंदर, वहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो काजू को फिट कर सकते हैं। छोटा जगह है, काजू आ जाएगा उसमें। किशमिश रखना चाहेंगे वो भी आ जाएगा, बादाम रखना चाहेंगे वो भी आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो लड्डू रखने के बाद भी हमने प्रॉपर्ली अरेंज करके रख दिया, उसके बाद भी जो खाली जगह रहे वहां पे कुछ छोटे छोटे चीज आके रह सकते, फिट हो सकते उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एनायन और कैटायन का अरेंजमेंट होता है वो भी एग्जैक्टली उसी टाइप का होता है, क्योंकि एनायन जो बड़ा साइज है जिसको हम लड्डू मान सकते हैं उनको हम पहले अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। वो अरेंजमेंट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जो खाली जगह रह गया
जिसको हम वॉइड्स कहते हैं, वो खाली जगह में और लड्डू नहीं आ सकता, एनायंस और वहाँ पे क्या अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर सकता, उतना स्पेस नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, हम वहाँ पे जैसे छोटा हो गया काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, वो सब रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम छोटा छोटा जो कैटायंस है उसे रख सकते हैं, ठीक है। तो एनायन हो गया बड़ा वाला जो हमारा अरेंजमेंट कर रहा है, जो वर्ड्स रह गया खाली जगह, वहाँ पे क्योंकि छोटा जगह है तो वहाँ पे हम छोटे छोटे जो कैटायंस है उसको रख सकते हैं, वो वहाँ पे फिट आ जाएगा। ऐसे सारे यूनिट सेल में अरेंजमेंट्स होता है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेडियस रेशियो जो है रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एनायन, ये होता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन जो है वो हम कह सकते हैं क्या, रेडियस ऑफ वॉइड्स हो सकता है, क्योंकि कैटायन को वॉइड्स में ही तो रहना है, ओके। और रेडियस ऑफ एनायन जो है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जो मेन अरेंजमेंट होता है, ठीक है। रेडियस का मतलब उसी का रेडियस जो मेन अरेंजमेंट है वो है हमारा एनायन, जो वॉइड से वहां पे रह रहा है कैटायन। तो ये है हमारा रेडियस रेशियो, ठीक है। तो ये रेडियस रेशियो हम पढ़ क्यों रहे, हमें तो कैटायन का साइज पता चला, एनायन का साइज पता चला, कुछ कैलकुलेट करना है तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी हो गया, यूनिट सेल का एज हो गया, कुछ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम ये रेडियस रेशियो क्यों पढ़ रहे हैं, रेडियस रेशियो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि वहां से हमें स्टेबिलिटी ऑफ द यूनिट सेल के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो रेडियस रेशियो से क्या पता चलता है, स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड जो है, ठीक है। कौन सा कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड हमें रेडियस रेशियो से पता चलता है, ओके। आया समझ में। अच्छा, तो स्टेबिलिटी जो है वो कैसे पता चलता है, देखो अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। कैसे होता है, रेडियस रेशियो ज्यादा होने से हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ज्यादा रहता है, ओके। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा कैसे रहता है, रेडियस ऑफ, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में रेडियस ऑफ कैटायन है, अगर रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा तो रेडियस रेशियो भी इंक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ एनायन इंक्रीज किया, रेडियस ऑफ एनायन ये नीचे डिनोमिनेटर है, ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, रेडियस रेशियो का वैल्यू वो डिक्रीज करेगा, तो हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड है वो भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। आया समझ में, क्या बता रहे की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टेबिलिटी के साथ इनका रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, देखो हर कैटायन को एक फिक्स नंबर ऑफ एनायन जो है वो सराउंड करके रहता है, ठीक है। उनका अरेंजमेंट वैसा ही रहता है कि हर कैटायन को कुछ फिक्स नंबर का एनायन सराउंड करके रहता है और एक एनायन को फिक्स नंबर ऑफ कैटायन जो है वो सराउंड करके रहता है, ओके। तो एक आयन को वो दूसरा कैटेगरी का जो आयन है कितना नंबर में उसको सराउंड करके रहता है उसको हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आया समझ में, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले भी हम पढ़े हुए हैं। एक कैटायन मान लो एक Na+ है, ठीक है, एक Na+ को हमेशा 6Cl- सराउंड करके रहता है, ओके। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, ओके। सिमिलरली जो 1Cl- आयन है उसको भी 6Na+ आयन सराउंड करके रह रहा है, ओके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोराइड आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, okay. It is the number of particle which surrounds that particular particle, okay. अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। देखो अगर हमारा कैटायन का रेडियस इंक्रीज करेगा तो ज्यादा एनायन उससे सराउंड करके रह पाएंगे, ओके। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर हमारा क्या रेडियस ऑफ द कैटायन करते हैं यहाँ पे, अगर हमारा रेडियस ऑफ कैटायन जो है
वो डिक्रीज करेगा, मतलब कैटायन का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा तो जो नंबर ऑफ एनायन से ज्यादा एनायन तो उसको सराउंड करके नहीं रख पाएंगे, रख पाएंगे क्या? नहीं। बड़ा साइज होता तो बहुत ज्यादा नंबर सराउंड करते, छोटा साइज है तो कम नंबर सराउंड करेंगे। अगर कम नंबर सराउंड कर रहे हैं मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होने से स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड जो है वो भी डिक्रीज करता है। ओके, आया समझ में? अच्छा, नेक्स्ट चीज है हमारा, जब भी हम आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसका यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम Na+ और Cl- को लेके बना रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 Na+ प्रेजेंट है यूनिट सेल में, तो वहां पे 6 नंबर ऑफ Cl- आयन का प्रेजेंट रहना जरूरी है, ओके, तभी जाके वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन सपोज हमारे पास Mg+2 है और Cl- है, अगर हमारे पास 6 Cl- है तो हम 6 Mg+2 लेके वो यूनिट सेल को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो प्लस का चार्ज 12 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का चार्ज 6 हो रहा है, तो कंपाउंड क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर 6 Cl- है तो Mg+2 आयन का नंबर 3 होना चाहिए, यहाँ पे +6 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, ओके। इससे क्या होता है? इससे जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी है वो हमारा मेंटेन होता है, ओके। आया समझ में? रेडियस रेशियो का यूज क्या है? वो स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड को प्रेडिक्ट करता है। उससे क्या हमारा रेडियस साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन के जगह ये रहता है, जिससे हमारा स्टेबिलिटी का जो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी का स्टेट पता चलता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो फाइनली रेडियस रेशियो जो है वो स्टेबिलिटी के साथ कैसे रिलेटेड है? रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, रेडियस रेशियो डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। आया सबको समझ में? चलो लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट हम अभी देखने जा रहे हैं कि रेडियस रेशियो का वैल्यूज रहता है, ठीक है। वो कुछ नंबर से कुछ नंबर तक वेरी करता है, तो वो जो रेडियस रेशियो का वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करके हमें कोई भी पार्ट जो है, कोई भी सेल है उसका टाइप पता चलता है, ठीक है। और उसका क्या मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो भी हमें पता चलता है, और उसके साथ हम उसका एग्जाम्पल भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला चीज हम लिखने जा रहे हैं वो है हमारा रेडियस रेशियो। ब्रैकेट में लिख सकते हैं R+ डिवाइडेड बाय R-, क्यों? क्योंकि ये हमारा कैटायन और एनायन का रेशियो है। नेक्स्ट है ये रेडियस रेशियो का वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फाइनली एग्जाम्पल, ओके। तो जो रेडियस रेशियो का वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू है हमारा 1 से 0.732 तक वो रेंज करता है, इस रेंज में होता है। नेक्स्ट वैल्यू आता है 0.732 से 0.414, नेक्स्ट 0.414 से 0.225, और नेक्स्ट है हमारा लेस देन 0.225, ठीक है। देखो पहले जो ये है लेस देन 0.225, या फिर इसको 0.225 से 0.155 कह सकते हैं, ओके। यहाँ तक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 1 से जो 0.732 तक अगर रेडियस रेशियो रेंज करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है, ठीक है। अगर वैल्यू इसके अंदर रहेगा 0.732 से 0.414 तो उसका वैल्यू आएगा 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। अगर 0.414 से
0.225 तक रहता है तो उसका वैल्यू आएगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू। और 0.225 से 0.155 आएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 3। आया समझ में? नेक्स्ट स्ट्रक्चर। 8 अगर कोऑर्डिनेशन मतलब यहाँ पे रेडियस रेशियो अगर इतना रहा तो जो स्ट्रक्चर आता है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर का आता है। ठीक है, अगर रेडियस रेशियो का रेंज इस ऑर्डर में आया तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट, या इस रेंज में आया तो टेट्राहेड्रल, और इस रेंज में आया तो वो है हमारा ट्रायंगुलर। ओके, ऐसा समझ में किस रेंज में आने से कौन सा स्ट्रक्चर आता है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है CaCl सीजियम क्लोराइड, यहाँ पे NaCl, नेक्स्ट ZnS जिंक सल्फाइड, नेक्स्ट B2O3 बोरोन ऑक्साइड। ठीक है, देखो अगर हमें कोई भी वैल्यू मिल रहा है जिसका मतलब कोई भी रेडियस रेशियो का वैल्यू मिल रहा है जो इस रेंज में आ रहा है तो हम बोल सकते हैं उस कंपाउंड को कि वो सीजियम क्लोराइड टाइप का कंपाउंड है। ठीक है, और अगर इस रेंज में आएगा तो हम बोलेंगे वो द सॉलिड इज ऑफ NaCl टाइप। नेक्स्ट इस रेंज में आएगा तो द सॉलिड इज ऑफ ZnS टाइप। ओके, ऐसा हम बोलते हैं। तो रेडियस रेशियो का जो रेंज है उसको याद रखना जरूरी है, जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर और वो किस सॉलिड के कैटेगरी को बिलोंग करता है वो हमें पता चलता है। ठीक है, ऐसे सबको समझ में? चलो इसको लिख लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। हो गया? मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ MgO। प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ MgO crystal and coordination number of its cation in which the cations and anion ready are 65 picometer and 140 picometer respectively। ओके, यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे जो MgO क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, रेडियस रेशियो निकालना है। सो रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन कितना है, कैटायन कौन क्या है 65 पिकोमीटर बाय रेडियस ऑफ एनायन है 140 पिकोमीटर। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अराउंड 0.464 आएगा। ओके, तो हमें वैल्यू से हमें क्या करना है, हमें उसका रेंज ढूंढना है। ओके, ये जो वैल्यू आता है ये कौन से रेंज में आता है, ये आता है 0.732 से 0.414 के अंदर के रेंज में आता है। ओके, इस रेंज में अगर कोई आता है तो इससे पहले हम पढ़ा है, अपना कॉपी चेक कर सकते हो, तो वो स्ट्रक्चर का वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो आता है हमारा ऑक्टाहेड्रल कैटेगरी में। ओके, और नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। ऑक्टाहेड्रल कैटेगरी में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन कितना रहता है, देख लेना टेबल से, वो है हमारा 6। ओके, आए समझ में कैसे हो रहा है? चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, मिटाते हैं।
नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 2. A solid AB has NaCl structure. If the radius of cation A plus and B minus A plus is 160 picometer, calculate the maximum possible values of the anion B minus. ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक सॉलिड है AB जो NaCl स्ट्रक्चर का है. ठीक है, NaCl स्ट्रक्चर मतलब हमारा जो सेकंड टेबल में सेकंड में था वो क्या था, रेंज 0.732 से 0.414. ठीक है, वो इतना रेडियस रेशियो का रेंज था. क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एनायन B माइनस. कुछ है नहीं, रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटआयन बाय रेडियस ऑफ एनायन. ठीक है, तो रेडियस रेशियो जो है वो हमें तो हमें रेडियस ऑफ क्या एनायन पूछा है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है. सो रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटआयन डिवाइडेड बाय रेडियस रेशियो. रेडियस ऑफ कैटआयन कितना है, 160 पिकोमीटर है. ओके, और रेडियस रेशियो वो वैरी कर रहा है कितना, 0.732 से 0.414 तक वेरी कर रहा है. ओके, ये माइनस नहीं है, वो वेरी कर रहा है, हम हाइफन दिए हैं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 160 को 0.732 तक 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा 2. अगर इसको यहाँ 0.414 के साथ डिवाइड करेंगे तो एक और वैल्यू आएगा. तो वो जो वैल्यू आएगा वो हमारा जो एनायन है B माइनस उसका रेंज है. ठीक है, तो क्या हो रहा है आंसर, यहाँ पे देख चेक कर लेते हैं. तो पहला जो आंसर है वो आएगा हमारा 386.47 टू 218.58. यूनिट क्या है, यूनिट है हमारा पिकोमीटर. मतलब अगर कोई भी NaCl कैटेगरी का सॉलिड है जो जिसका रेडियस हमारा कैटायन का रेडियस 160 pm है और उस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो उसका एनायन का जो रेडियस है वो इस रेंज में आना चाहिए. ठीक है, कितने रेंज में, 386.47 टू 218.58 pm. इस रेंज में अगर वो आएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो NaCl कैटेगरी को बिलोंग करता है. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. इनमें से मैक्सिमम वैल्यू किसका आएगा, वो आएगा हमारा 386.47. ठीक है, तो ये है हमारा आंसर 386.47 पिकोमीटर. आया समझ में. हमें रेडियस का सिर्फ रेशियो का रेंज याद रखना है और अकॉर्डिंगली बाकी मतलब क्या वो पूरा टेबल ही हमें याद रखना है. ठीक है, लिख लो इसको. हो गया. तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं. ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या किया, रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ा और उसका ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास, आज का क्लास ये खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट. टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो. ओके.